Hey, hello and welcome back future doctors and engineers. So good morning to all of you guys. और आज की ये कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सुबह में और एक बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ। ओके, तो फाइनली हम यार देखो थर्मोडायनेमिक्स से एकदम लास्ट में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल लास्ट में ही हैं हम। और आज बात करने वाले हैं यार जो इनका एप्लीकेशन है उससे जो हमने मशीनें बनाई हैं उन सब की हम बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कार्नोट इंजन के बारे में। ओके, कम ऑन, कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन क्या होता है इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। उस पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आप इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं वो सब सिखाने वाला हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। और लिटिल बिट मैं आपसे डिस्कशन करूंगा यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और होता क्या है भाई, उसने क्या बताया था जो फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। ओके, एंड हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, आपको पता है यार हर साल हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई आप इसको बढ़िया तरीके से स्टडी करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ। तो संग मिलके हम आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करनी है साथ में मिलके। ओके, सो कम ऑन, सो हियर वी गो। और सबसे पहले देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके साथ नहीं करूँ, बट मैं कार्नोट इंजन को सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसका एक लॉजिक है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या है वो लॉजिक, ठीक है। कम ऑन, तो देखो यार कार्नोट साहब ने एक इंजन बनाया, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूं आपको। ओके, सो कार्नोट साहब ने एक इंजन बनाया, तो वो इंजन उन्होंने बोला कि मेरा इंजन दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन है भाई, है ना। मतलब इससे बेहतरीन इंजन, इससे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कोई दुनिया में नहीं बना सकता, कोई साइंटिस्ट और कोई इंजीनियर नहीं बना सकता। ओके, तो मतलब सर कैसे, क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो। मतलब उन्होंने अपने इंजन को बोला आइडियल इंजन, मतलब जिसमें किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा। वो एक तरीके से थियोरेटिकल इंजन यू कैन से, आइडियल इंजन यू कैन से, मतलब जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी। बात समझ में आई, 100% एफिशिएंसी होगी। अगर मैं एक स्टेटमेंट की आपको डिस्कशन करूं, हालांकि मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, ओके, टोटल जो हीट होती है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो कंप्लीट हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी मशीन को, जो हीट उसमें सप्लाई की जा रही है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसकी लॉस हो जाएगी, एग्जॉस्ट करेंगे हम कुछ ना कुछ हीट, ठीक है। बट ये जो इंजन है ये एक आइडियल इंजन है, ठीक है। ये आइडियल, इसमें किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होना है। यहाँ पे कंप्लीट कन्वर्जन यहाँ पे वो बोलता है होता है। तो फिर सर अब इसका यूज कैसे करेंगे। हम इसका यूज ऐसे करते हैं कि अगर विद रिस्पेक्ट टू कार्नोट, जब भी वो इंजन की बात नहीं, कार्नोट इंजन की बात करेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंजन ये यूज किया जाता है, नॉट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं करते, बट इसका कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब जैसे मैं एक इंजन बना के लेके गया, हीट इंजन, ठीक है, और कार्नोट साहब के पास में गया कि जी मैंने ये इंजन बनाया है और ऐसे ऐसे करके मैंने बढ़िया इंजन बना दिया और आपसे भी बढ़िया हो सकता है ये। तो उसने बोला इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा इंजन आइडियल इंजन है, 100% एफिशिएंट है, मेरे से बेहतरीन तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा जो हीट इंजन है ना वो उनके साथ कंपेयर होगा तभी मार्केट में जाएगा। मतलब दुनिया के सारे इंजन कार्नोट इंजन के साथ कंपेयर होते हैं, मतलब इनका जजमेंट होता है बाय यूजिंग दिस कार्नोट इंजन, क्योंकि इससे ज्यादा अब एफिशिएंसी किसी और इंजन की नहीं हो सकती। बात खत्म, इसको बेस मान सकते हो एक तरीके से आप, है ना, कि ये बेस है टोटली, है ना। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ओके सर, थोड़ा सा गया दिमाग में, मतलब ये एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज नहीं होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में दूसरे इंजन यूज होंगे, बट फॉर द पर्पज ऑफ जजमेंट इसका यूज हम करेंगे क्योंकि 100% एफिशिएंट है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। यस, ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब कहानी क्या है भाई, आइडियल इंजन है तो भाई कैसे काम कर रहा होगा भाई। ओके, लेट्स सी गाइस, देख लेते हैं। तो भाई हम कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप लिख लेंगे कि यार सर ये ना आइडियल इंजन है। मैंने बोला यस, आइडियल इंजन मतलब दिस इज थियोरेटिकल इंजन, है ना। आप इसको थियोरेटिकल भी कह सकते हैं बॉस। यहां पे किसी तरीके का लॉस इस इंजन में देखने को नहीं मिलता है, तो कंप्लीट कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, 100% एफिशिएंसी इसी पर्टिकुलर इंजन में वो बोलता है पॉसिबल है, अदरवाइज इसको छोड़ के किसी और इंजन में पॉसिबल नहीं होगी। ओके कूल, चलो मान लेते हैं। एंड दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल, है ना। ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इंजन यू कैन से दिस इज अ रिवर्सिबल इंजन,
अब इसका मतलब क्या होता है ये सब बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत ले, बस आप देखते जाएं, आप लिखते जाएं मस्त तरीके से बॉस, ठीक है। तो कार्नोट इंजन के बारे में सबसे पहले तो हमने देख लिया। आइडियल है, देखो यार आइडियल के नाम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आइडियल के नाम से आप समझ जाएंगे। तो कैसे बनाना है देखो, तो एक हमने यहाँ पे सोर्स लेना होता है जहां से हमने हीट को सप्लाई करना होता है, और सोर्स एक तरीके का रिजर्वायर है जिसके पास एनर्जी है, हीट है एट ह्यूज टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां से एनर्जी सप्लाई होती है, दैट इज द T1 टेम्परेचर मान लो। एंड यू कैन से दिस इज सो, मैं कुछ ज्यादा ही रफ नहीं लिख देता हूँ समटाइम, तो दिस इज सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब जहां से आप हीट लेंगे, हाई टेम्परेचर है ये, ठीक है, इसको मान लेना आप हाई टेम्परेचर, इसको मान लेंगे आप हाई टेम्परेचर। सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पे एनर्जी यू नो लेके रखता है, ठीक है, एक तरीके से। अब आपने क्या किया, हीट इंजन बना दिया, नॉट हीट इंजन, कार्नोट इंजन है आपके पास, तो दिस इज योर कार्नोट इंजन। तो ये गोलू सा मैं जो बना रहा हूँ ना, समझ आना, इंजन की तरह एक फ्लो डायग्राम हम बना रहे हैं। तो यहां से हमने इसको कनेक्ट किया, और ये जो सोर्स है T1 टेम्परेचर पे इसको एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज Q1, यू जस्ट रिमेंबर। अब बस देखते जाए, मैं क्वेश्चंस भी करना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है, आराम से आपको अप्लाई करना आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हीट सप्लाई की जा रही है इस पर्टिकुलर इंजन को, तो ये इंजन चलेगा तो हमें ये वर्क देगा, हमें ये वर्क देगा, ठीक है। तो हमें आउटपुट के तौर पे वर्क मिलता है ना। इनपुट क्या दिया हमने इसको, Q1, दिस इज इनपुट, इंजन को हमने दिया इनपुट, है ना। जो सप्लाई करी एनर्जी वो ये है, सप्लाई करी एक तरीके से, ठीक है, हीट सप्लाइड कह सकते हो आप इसको, हीट सप्लाइड, ओके। सो तो ये प्रोसेस हो रहा होगा इसमें, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, एंड हियर वी गो। अब वो बोलता है कि इसमें से कुछ हीट रिजेक्ट होती है, दैट इज Q2। तो इंजन जो वर्क करके हमें दे रहा है उसमें से कुछ हीट रिजेक्ट होकर इसमें जा रही है, और जो नया सोर्स यहाँ पे हमने बनाया उसको कहते हैं हम नॉट सोर्स, दैट इज सिंक, मतलब एक ऐसा रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली टू सोर्स। मतलब याद रखेंगे आप, T1 इज ग्रेटर देन T2, जहां से हीट सप्लाई हो रही है, ओके। तो इस तरीके का एक फ्लो डायग्राम हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया है। तो दोस्तों याद रखना, हीट जो कार्नोट इंजन है वो एक आइडियल इंजन है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर, द सोर्स ऑफ द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक पे डिपेंड करता है, बाकी किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। इसकी जो एफिशिएंसी होती है बेसिकली वो इसके टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है ना। तो हमें यही दिखाना है कि जो कार्नोट इंजन है वो तो आइडियल इंजन है, तो अगर वो पूछेगा कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बताओ, है ना, तो किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो जस्ट लाइक यार बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, तो गाड़ी में जब हम पेट्रोल डलाते हैं तो ऐसा थोड़ी है सारा का सारा पेट्रोल जो होता है वो कंप्लीट आपको जो स्टीम होती है उसकी बन जाती है, और वो कंप्लीट हमें वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हीट फॉर्म में, अदरवाइज एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में भी लॉस हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो आपने एनर्जी दी, इंजन चला, वर्क मिला, कुछ एग्जॉस्ट कर दी, तो यू कैन से दिस इज रिजेक्टेड, बोल सकते हो आप इसको रिजेक्टेड हीट और एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट हीट है जो यूज नहीं हो रही है, ठीक है। और उसने बोला रिवर्सिबल इंजन है, तो दोबारा से ये इस एनर्जी को जो लो टेम्परेचर पे हम इसका रीयूज करेंगे और ये एक साइक्लिक टाइप का प्रोसेस बन जाएगा, रिवर्सिबल है, ठीक है, ठीक है, एक साइक्लिक टाइप का प्रोसेस ये इस तरीके से बनेगा, एक साइक्लिक, तो वापस इसका रीयूज करेंगे और ये ऐसा एक रिवर्सिबल इंजन का काम करेगा, समझ गए बॉस, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पे कम टेम्परेचर पे उसका भी यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे, फिर से हाई टेम्परेचर करेंगे, फिर से उसका यूज करेंगे, और इसका रीयूज हम करते रहते हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल भी कहा जाता है, सिंपल साइक्लिक प्रोसेस यू कैन से। तो यार ये प्रोसेसिंग आप मान सकते हो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्नोट इंजन के बारे में आपको याद रखना चाहिए, व्हाट इज दैट, इट्स एफिशिएंसी। कम ऑन गाइस, अगर वो पूछे एफिशिएंसी तो भाई एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी किसकी सर, कार्नोट इंजन, सीई लिख दिया मैंने, सीई। तो एफिशिएंसी होती क्या है बेसिकली दोस्तों, एफिशिएंसी होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी है क्या सर। तो आपने लिखना है जो वर्क किया है इसने, वर्क डन, ठीक है, यानी आउटपुट ओवर इनपुट क्या दिया है ना, हीट सप्लाइड, है ना, हीट सप्लाइड, जो हीट आपने सप्लाई करी है, मतलब आउटपुट ओवर इनपुट एक तरीके से कह सकते हो। तो वर्क डन आपने किया है घपलू और हीट सप्लाई की आपने Q1, सिंपल है। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू कन्वर्ट दिस एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर लो टेम्परेचर, मैन उन्हीं पे टोटली डिपेंड करता है। तो वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस केस में वही इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे आप करेंगे, देखो भाई इतनी एनर्जी अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो ये एनर्जी आपने इसको सप्लाई करी, उसमें से इतनी वर्क में कन्वर्ट होगी, बाकी एग्जॉस्ट हो गई, तो ये एनर्जी जो है
Q1 उसने ही वर्क बनाया, उसने ही ये बनाया, तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में और Q2 में। तो यू कैन राइट दिस वर्क वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, दैट इज Q1 माइनस Q2। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत क्लियरली देख सकते हो। एक सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वर्क डन हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो वर्क आप लिख सकते हो दोस्तों, दिस इज Q1 माइनस Q2 ओवर यू कैन से Q1। तो जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो Q1 बाई Q1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q2 बाई Q1। यार क्या बात कर रहे हो यार, Q2 बाई Q1 आपके पास बच जाएगा। और दोस्तों याद रखिए हमेशा, ये जो Q है, चूंकि ये किसी टेम्परेचर T1 पे है, Q1 जो है टेम्परेचर T1 पे है, और जो Q2 सप्लाई हो रही है इससे, देखो यहाँ पे ये Q2 जो सप्लाई हो रही है इसको, ये टेम्परेचर T2 पे है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां से निकाल सकता हूं Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से जब आप इसको राइट डाउन करोगे ना, 1 माइनस, देखो Q1 बाई Q1 अलग अलग कर दिया मैंने, यहां पे किया Q2 बाई Q1, ठीक है, ये बन गई आपकी एफिशिएंसी। हमें तो टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट मैन। सो Q2 बाई Q1 देखो, इसका Q1 बाई Q2 T1 बाई T2 है, तो रिवर्स कर दो। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो सपनों में देखने आपने, दैट इज 1 माइनस Q2 की जगह T2 और इसकी जगह आप T1 लिख सकते हो, और इस तरीके से याद रख सकते हो। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, छोटा सा लेकिन बहुत खोटा सा है ये, ठीक है, छोटा सा है लेकिन मैंने बोला बहुत खोटा सा है ये बॉस। तो ये बनेगी आपकी, यानी ये एफिशिएंसी यूज होती है जब भी वो कार्नोट इंजन की बात करेगा और एफिशिएंसी की बात करेगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, ओके। 1 माइनस T2 बाई T1, T1 इज द टेम्परेचर, T1 यहां पे यूज किया गया फॉर हाई टेम्परेचर, हमेशा याद रखियो। T2 इज यूज किया गया फॉर लो टेम्परेचर, ओके। T1 की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना हाई टेम्परेचर के लिए डिनोट करेगा, और ये वाला लो टेम्परेचर को डिनोट करने वाला है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर्स आप लेंगे, जो भी टेम्परेचर्स लेंगे, T1 एंड T2 बोथ आर इन केल्विन, केल्विन में ही पुट करने हैं, इस बात का भी आप ख्याल रखें, है ना। whatever the temperature are given, you have to convert them in Kelvin, so you have to take the temperature in Kelvin. So this is the efficiency, है ना, मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, इसको आप ईटा मैक्स भी कह सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, है ना, मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मानी गई है, इससे ज्यादा किसी और हीट इंजन की नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे आप समझ लेंगे। चलो ठीक है, अगर वो बोलता है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, तो हमेशा समझना ये टेम्परेचर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, टेम्परेचर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, बार बार बोल रहा हूं। और यहाँ पे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है ना चांदे मेरा, ये लोवेस्ट टेम्परेचर, ये लोवेस्ट टेम्परेचर की जो वैल्यू होती हो सकती है, लोवेस्ट टेम्परेचर की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कितना कम से कम कितना हो सकता है। T2 कम से कम 0 केल्विन हो सकता है, T2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखना। T2 जो इसकी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू हो सकती है T2 की, वो 0 केल्विन हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जा सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर 0 पुट करोगे तो ईटा 1 आ जाएगा, दैट इज 100% एफिशिएंट, ओके। अगर T2 आप 0 पुट कर रहे हो तो देखो 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जो ईटा है आपका, ईटा एफिशिएंसी वो 1 हो जाएगी, 1 का मतलब 100%। तो 0 केल्विन जब लोवेस्ट टेम्परेचर, यानी सिंक का टेम्परेचर, ये है लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है सिंक का, ठीक है, और ये सोर्स का हाई टेम्परेचर, ये मैंने लिखा है देखो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जब लोवेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तब जाके आपकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% होगी, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल, ओके। बट चूंकि आइडियल है, इसलिए हमने इसको आइडियल मान के रखा है, प्रैक्टिस में हम इसको यूज नहीं करते हैं। जो अदर इंजन हम बनाएंगे उनका यूज करेंगे हम कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, उनको कंपेयर करेंगे कि उनकी एफिशिएंसी पॉसिबल है या नहीं है। अगर जो मैंने इंजन बनाया है ना, और उस इंजन की एफिशिएंसी इससे ज्यादा हो गई, तो वो इंजन पॉसिबल ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आइडियल मान लिया गया है, समझ गए आप। मेरा इंजन जो भी मैं बनाऊंगा, सपोज करो कि इसकी एफिशिएंसी 50% है, तो मैंने जो इंजन बनाया, मेरी एफिशिएंसी 50 से कम ही रहनी चाहिए, तभी वो इंजन एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, समझ गए। सो इफ यू आर अ इंजीनियर और साइंटिस्ट, और आपने एक ऐसा इंजीनियर इंजन डिजाइन करा है कि जिसकी एफिशिएंसी सपोज करो कार्नोट वाले की है 50% और आपकी आ गई 49%, तो वो मान लिया जाएगा क्योंकि 50 से कम है। बट अगर 51% आपकी आ गई, तो आपका इंजन इम्पॉसिबल है, आपको दोबारा इसको डिजाइन करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इंजन की दुनिया में कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। दैट इज द थियोरेटिकल आइडियल इंजन।
अब आपको क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस पे आप फोकस रखिए, मस्त तरीके से फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एफिशिएंसी है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी और इंजन की कभी हो नहीं सकती। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट मैं और बता देता हूं आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको और भी हो जाएगी बढ़िया तरीके से बॉस। और इसी का यूज करेंगे हम अदर इंजन को बनाने के लिए, मतलब कंपेयर करेंगे इसके साथ, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके कूल, प्रोसेस यही रहने वाला है, बस आप देख लो प्रोसेस यही रहने वाला है। ओके दोस्तों, जल्दी से 2-3 पॉइंट है इसके बारे में, जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यार, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंजन इस तरीके से काम करता है, और सारे इंजन दुनिया के जितने भी होते हैं वो इस पे डिपेंडेंट होते हैं एक तरीके से, ठीक है। उनका कंपैरिजन इसी से किया जाएगा, मतलब उनको परमिशन की हम चलेंगे नहीं चलेंगे, हम पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है मार्केट में, वो ओनली टोटली डिपेंड अपॉन द कार्नोट इंजन। कम ऑन, तो एक हम बात करने वाले कार्नोट साइकिल, थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है और डायग्राम में पूछ लेगा कौन सा प्रोसेस इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई आपको कार्नोट साइकिल पता होनी चाहिए। व्हाट इज दैट? कार्नोट साइकिल मतलब जो कार्नोट इंजन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल इंजन है, तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है, 4 कार्नोट साइकिल को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पीवी डायग्राम आपने बनाना है एक तरीके से, यहाँ पे वॉल्यूम आप लिखेंगे, यहाँ पे आप प्रेशर लिखेंगे, नो प्रॉब्लम बॉस। और जो पहला आपका प्रोसेस है वो बनने वाला है ये, फिर आपका प्रोसेस ये, फिर आपका प्रोसेस ये, फिर इस तरीके से आप 4 प्रोसेस यहाँ फॉलो कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो प्रोसेस है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से चला ए से, कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ए से बी, तो ए से बी ये जो प्रोसेस है दोस्तों याद रखियो, इसमें हीट ऐड होगी। लेट्स सी यहाँ हीट ऐड हो रही है Q1, हीट ऐड होती है इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस का नाम होता है A to B। देखो एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी जो सबसे पहला प्रोसेस मिलता है आपको कार्नोट साइकिल के अंदर, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। समझ गए? टेम्परेचर कांस्टेंट पे एक्सपेंशन हो रहा होगा, समझ गए आप। दूसरा जो प्रोसेस है B to C तक, ये वाला, ये भी देखो इसी तरीके का कर्व है, ये होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये नाम याद रखना, पूछ लेगा बताओ A से B कौन सा प्रोसेस है, B से C कौन सा प्रोसेस है ना। तो यू जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, है ना। अब ये जो प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला, यहां से यहां तक D तक, तो ये प्रोसेस क्या है? ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। ये इस प्रोसेस में भी हीट ऐड होती है Q2, याद रखना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हीट ऐड हो रही होगी, सप्लाई होती है, और B से C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जहां पे एक्सपेंशन हो रहा है वहां पे हीट ऐड हो रही होती है, बात खत्म, समझिए। और C से D तक हीट यहाँ पे अब सप्लाई, और इसको हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रही होगी, यहां से हीट रिजेक्ट होती है। लेट्स सी ये Q3 है, ये हीट रिजेक्ट होगी इस प्रोसेस में C से D। तो ये है क्या सर? आइसोथर्मल है बट कंप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, ये एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यू जस्ट रिमेंबर दिस। एंड D से A तक का जो प्रोसेस है ये पूरा, इसमें भी हीट रिजेक्ट होती है, इसको Q4 मान लो। और ये वाला जो प्रोसेस है D2A, ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। यू कैन राइट एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके बॉस, दिस इज योर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्नोट साइकिल, जिनसे मिलकर साइकिल बनी हुई है। सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड द लास्ट वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑब्वियसली, ठीक है। तो कहां पे हीट ऐड हो रही है, कहां पे हीट रिजेक्ट हो रही है, ये सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। अब नोट करके एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जैसे मैं बहुत देर से आपके साथ बातें कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया का सबसे आइडियल इंजन जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है वो कार्नोट है। उसको छोड़ के कोई और भी इंजन होगा, कुछ भी, कोई भी इंजन, उसकी एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट से कम ही होगी। मतलब एक होता है हमारे पास एक्चुअल इंजन, जो एक्चुअली प्रैक्टिस में यूज होता है, जो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। एक होता है हमारे पास आइडियल इंजन, ठीक है, आइडियल इंजन। तो एक है हमारे पास आइडियल। आइडियल का मतलब ये, इसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है, बट एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती, कभी भी 1 नहीं हो सकती एक्चुअली में जो यूज होते हैं इंजन। बट आइडियल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1 हो सकती है। मतलब आप लिख सकते हो आइडियल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, यानी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ये बहुत ज्यादा हो सकती है एक्चुअल इंजन से, ठीक है, एक्चुअल इंजन से ये ज्यादा होती है, बस ऐसे याद रखो, ठीक है, समझ गए। यानी एक्चुअल जो इंजन होता है वो उसकी एफिशिएंसी इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। अब कुछ नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक होता है स्टीम इंजन, जिसमें
एक ऐसा इंजन जिसको चलाने के लिए स्टीम की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं स्टीम इंजन, ठीक है। जो उसका खाना है स्टीम है, वो इंजन जो स्टीम को खाएगा फिर हमें वर्क करके देगा, तो उसको स्टीम इंजन कहते हैं। समझ गए ना। पुराने जमाने में बात करो यार, ट्रेन की बात करो यार बॉस, ठीक है। कोयला वगैरह हम यूज किस लिए करते थे? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो स्टीम बनाते थे, स्टीम इंजन था, तो वो स्टीम उसका खाना था एक तरीके से। तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, जो स्टीम इंजन होता है एसई, ये लगभग 8 to 15% होता है केवल, है ना। 8% to 15% इसकी जो एफिशिएंसी होती है। थोड़ा सा याद रखना, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस है ये, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे इंजन क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। और डेली लाइफ में जिनसे आप डेली देखते हो, डेली बातें करते हो, है ना, आप चलते फिरते जिन इंजन की आप बात करते हो, दैट इज डीजल इंजन, क्योंकि आप डीजल डलाते हो, और पेट्रोल इंजन क्योंकि आप पेट्रोल का सबसे ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। कम ऑन। सो दूसरा आप बात करोगे पेट्रोल इंजन, ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन जो होता है दोस्तों, पेट्रोल पीई, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी लगभग 40% होती है, थोड़ी बहुत ही वेरी करती है, बट इतना मान के चलो जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है वो इतनी लगभग होती है। और तीसरा आप मान के चलो डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, डीई लिख रहा हूं मैं, वो लगभग होती है बॉस 50 to 55% आप मान के चले, है ना, है ना। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी इनकी रेंज है लगभग थोड़ी बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है डेटा, बट नॉर्मली आप मान के चले भाई इतने एफिशिएंट होते हैं ये। स्टीम इंजन बहुत कम एफिशिएंसी आप देख सकते हो यहाँ पे। पेट्रोल इंजन उससे थोड़ी काफी ज्यादा है, 40% एफिशिएंट होता है, 40% एफिशिएंसी है उसकी। और जो डीजल इंजन है ऑब्वियसली दैट इज 50 to 55% की एफिशिएंसी ये रखता है। डीजल 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 है ये, विंड डीजल नहीं है ये, टकला विंड डीजल नहीं है बॉस, ये आप सब जानते होंगे विंड डीजल को, वो वाला विंड डीजल नहीं है ये, ठीक है। पता ओ तेरी सर, विंड डीजल ये है, इसकी एफिशिएंसी नहीं, ये डीजल साहब थे, ठीक है। डीजल साहब थे जिन्होंने डीजल की डिस्कवरी करी थी, एक ऐसा फ्लूइड एक तरीके से जो हम अब यूज कर पा रहे हैं, उनके नाम पे है डीजल इंजन। विंड डीजल हॉलीवुड वाला स्टार की बात नहीं कर रहा हूं यार, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, जू फटाक, है ना, वो सब नहीं है। तो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो डीजल हम यूज करते हैं और जो इंजन डिजाइन किए गए डीजल इंजन के लिए, उनकी जो एफिशिएंसी मैक्सिमम दैट इज 50 to 55%, इतना आप मान के चले। तो ऑल दीज एफिशिएंसीज ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इंजन्स आर लेस देन कार्नोट इंजन। तो बादशाह कौन है? कार्नोट इंजन, आइडियल इंजन। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में चला गया होगा अभी जो मेन है इसकी। मैं चाहता था कि आप पहले इसको फील करो, एंजॉय करो। न्यूमेरिकल तो मैं करा ही दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। एक बार आपके दिमाग में इसके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है बॉस। कर लेंगे ना बॉस? यस सर, आगे चले। अब इस पे डिपेंडेंट जितने भी इंजन हमने देखने, हमने खासकर यहाँ पे जो पढ़ना है ना, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हीट इंजन के बारे में बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे, एंड सफिशिएंट है हमारे लिए, उसी से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। ये तो आप माइंड में डाल लो, आएगा मतलब आएगा, ठीक है, ये मान के चले आप, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है यहां से क्वेश्चन आने के, तो बच नहीं सकते आप, ठीक है, बच नहीं सकते। ओके भाई लोग, तो सारी बेसिक जानकारी हमने देख ली है यार। अब जल्दी से चलते हैं आगे अपने मिशन पे। एक छोटा सा प्यारा सा स्टेटमेंट है जो बहुत जरूरी होगा हमारे लिए, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं उनमें स्टेटमेंट यूज होता रहता है। दैट्स व्हाई आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो हर चीज आपने बेहतरीन तरीके से बॉस विजुअलाइज करनी है। ओके, सो कम ऑन, जैसे आप मूवीज देखते हो ना, बॉस सीरीज देखते हो ना, एकदम शिद्दत के साथ मन लगा के और फटाफट सारे एपिसोड देख डालते हो ना, वैसा ही अगर आप पढ़ाई के बारे में सोचोगे ना बॉस, आपसे दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती कर लेगी आपकी पढ़ाई, और आपको कहां से कहां पे लेके जाएगी आपको पता भी नहीं चलने वाला। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने माइंड को किस तरीके से यूज करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको सीखने के लिए, और कौन सी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं आपके करियर को बूस्ट अप करने के लिए। ओके, कुछ ज्यादा बकवास कर रहा हूं ना मैं? यस, लेकिन अच्छी बकवास है बॉस। तो आज मैं बात करने वाला हूं अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है मेरे पास, जो बहुत जरूरी है, जो रिलेट कराने के लिए हमारी हेल्प करेगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली ऑल दिस थिंग जो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दिस पार्टिकुलर लेक्चर मैन टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट इज दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा क्या हुआ फर्स्ट लॉ के साथ, ऐसा क्या हुआ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत आपको पड़ गई बॉस। थोड़ा सा समझो, पहले कहानी को सुन लो। पहले जो फर्स्ट लॉ था, याद करो वो जमाना जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ यानी फ्लॉट, ठीक है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब मैंने बातें करी थी आपके, तो क्या बताया था भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक्सप्लेन करता है कि जो एनर्जी होती है वो दो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो चेंज इन एनर्जी में यूज होती है और वर्क डन करने में ही यूज हो जाती है। मतलब इसने जस्ट बताया एनर्जी कंजर्वेशन, ईसी लिख दिया मैंने, आप समझ जाएंगे, आप लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग मस्त तरीके से, ईसी एनर्जी कंजर्वेशन। इसने ये नहीं बताया जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है बॉस, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट जा रही है तो कैसे जा रही है, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर की तरफ जब फ्लो करती है तो वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इज इट पॉसिबल और नॉट, ये एक्सप्लेन करने में हमारा फर्स्ट लॉ बेचारा फेल था। एक्चुअली उसने ये डिफाइन नहीं किया, बस हमें उसने एक बेहतरीन कंसेप्ट दे दिया, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन, की जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम, अब वो कैसे आ रही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, हमें मतलब नहीं है, मतलब डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया था। मेरी बात समझे, आप हमेशा सोचते हैं कि हीट का फ्लो हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, ऐसे समझते हैं ना बॉस आप, हॉट बॉडी मींस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है, हीट फ्लो कर रही है। भाई ऐसा भी तो सोच सकते हैं हम कि यार सर लो टेम्परेचर से हीट फ्लो कर रही होगी हाई टेम्परेचर की तरफ, क्या ये पॉसिबल है? इस बात का जवाब ये नहीं दे पाया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन से जो एफिशिएंसी होती है वो 1 के इक्वल क्यों नहीं होती, एफिशिएंसी जो होती है वो 1 के इक्वल क्यों नहीं होती? अगर वो 1 के इक्वल होगी इसका मतलब समझते हो क्या, कि जो हीट आपने सप्लाई करी थी इंजन को वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि एफिशिएंसी आपने लिखी थी, अभी देखो मैंने लिखा था एफिशिएंसी, ठीक है, व्हाट इज दैट, आउटपुट यानी वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट। अगर ये जो एनर्जी आपने सप्लाई की थी ये वर्क के इक्वल हो जाए तो इफिशियंसी 1 आ जाएगी, और ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया, है ना, ये फर्स्ट लॉ डिफाइन नहीं कर पाया, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। क्यों भाई, क्यों, मतलब क्यों, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई सेकंड लॉ का जन्म हुआ, है ना। तो कोई भी लॉ कब आता है, जब भाई एक स्टेटमेंट आपका एक तरीके से कुछ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई हमें कुछ सोचना पड़ेगा ना, तो सोच लिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, और भी होते हैं बट ये दो इंपॉर्टेंट से आपको फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो व्हाट इज दैट, इसको बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बोला था, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला था, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला था। ये दो स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेंगे तो आराम से आप अपने इस फंडे को समझ सकते हैं, एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलो कम ऑन आ जाओ, क्लॉसियस स्टेटमेंट इसमें क्या बोला है, देखो ध्यान से, इन्होंने बोला कि हीट जो होती है, हीट कैन ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम, समझना, कोल्ड बॉडी मतलब लो टेम्परेचर टू हॉट बॉडी, उत्तरी बिल्कुल उल्टा हो गया ना, ये तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो सकती है, बट समझो, बट अपने आप नहीं होगी, अपने आप नहीं होगा, ठीक है, बट विदाउट, बट नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, है ना, नॉट पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल काम हमें वहां पे करने पड़ेंगे अगर हम लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो हो सकता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट आपको यूज करना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल एफर्ट्स, ओके। सो इन्होंने बताया कि हीट ऐसे हो जाए, तो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ना, जैसे हमने बोला कि भाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्यों नहीं जा रही, इन्होंने बोला भाई जा सकती है लेकिन कुछ एक्सटर्नल एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना, तो उसी डिपेंडेंट इन्होंने अपनी मशीनें बनाई, तो उन्होंने अपने कंसेप्ट डिफाइंड करे। तो वैसे ही केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट में क्या बोला गया, समझना, अब यहां पे मेन पॉइंट क्या था, हो सकती है बट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विदाउट, ये मैंने अधूरा लिखा, विदाउट, है ना, विदाउट लिखो एक्सटर्नल एजेंट, बिना एक्सटर्नल एजेंट के पॉसिबल नहीं होगा। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट में क्या बोला, इन्होंने बोला टोटल हीट जो सप्लाई की जाती है, हीट सप्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ओके, कन्वर्टेड इनटू वर्क, है ना, टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ये बोला, है ना। केल्विन प्लैंक्स कांस्टेंट जो स्टेटमेंट था, कांस्टेंट वालों में, उनमें बोला गया कि जो टोटल हीट सप्लाइड है दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, टोटली वो वर्क में नहीं बदली जा सकती,
so that we can say efficiency may not equal to, never be equal to 1, है ना, ये 1 के इक्वल नहीं हो सकती अगर वो एक आइडियल इंजन नहीं है, ठीक है, वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। एक्चुअल प्रैक्टिस जो इंजन होते हैं जिनका हम एक्चुअली में रियलिटी में यूज कर रहे हैं, है ना, उनका प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होती है। ये इनका स्टेटमेंट था। तो एनर्जी के फ्लो के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है इन रियलिटी, इसके बारे में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, होल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एफिशिएंसी हमारी 1 के इक्वल कभी अब नहीं होगी, जितने भी एक्चुअल इंजन की अब हम बात करने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट बस आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो जो हीट सप्लाई की जा रही है उससे जो हीट कुछ एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बारे में हम सारी चीजें बातें करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यार बहुत सारी बकवास मेरी आपने सुनी है, ठीक है, लेकिन मजा आएगा, आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, तभी न्यूमेरिकल करने में मजा आता है, तभी आपकी बिल्कुल जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो जो हमें चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एकदम क्लियर होने चाहिए, जिससे हम न्यूमेरिकल करते समय बिल्कुल भी ना फंसे बॉस, और क्वेश्चंस हमसे डर के मारे और हम उसको मस्त तरीके से सॉल्व करते रहे, ठीक है। तो इसको जल्दी से बात कर लेते हैं यार, जिन पे डिपेंडेंट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो सारी बातें करेंगे, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पेशेंस आपने रखना है, मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट बनाने हैं, मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट सीखने हैं, उसके बाद उनको अप्लाई करेंगे तो मजा आएगा हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो हमारा डर होता है ना मन में बैठा, वो डर अब हमें डर नहीं लगेगा बॉस, ठीक है, क्योंकि मस्त स्ट्रॉन्ग होके हम जाने वाले हैं क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए। ओके, सो हियर वी गो। और यहाँ पे कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकली यूज्ड इंजन्स की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं दोनों ना एक साथ लिखूंगा, उससे क्या होगा, आपको कंपैरिजन करना आएगा तो मजा आने वाला है यार, ठीक है, मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हीट इंजन। अब हम बात करेंगे हीट इंजन, ठीक है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। और यहां पे हम बात करेंगे हीट पंप। ओह यस, हीट पंप का दूसरा नाम आप इसको देंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। ओके बॉस, तो सबके नाम आपने सुने, सबने बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा है। तो कंपेयर करके जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। यार क्या बात कर रहे हो यार, आपको फंसने ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। हीट इंजन देखो बॉस, यहाँ पे जो हीट है में भी स्टीम आप यूज कर सकते हो, पेट्रोल आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो पेट्रोल की गड्डियां तो आप चलाते ही हैं बॉस, ठीक है, तो पेट्रोल आपने यूज करना है, स्टीम स्टीम एंड स्टीम। तो मतलब ये इसका खाना है जिसका यूज करके चलेगा, है ना। और हीट इंजन करता क्या है सर, जो स्टीम है, जो पेट्रोल है, मतलब हीट को क्या करता है ये, इट कन्वर्ट। अब ये तो आपको पता ही है, इट कन्वर्ट हीट किसमें बॉस, इनटू वर्क, ठीक है, वर्क में कन्वर्ट करता है। मजा नहीं आ गया यार, ठीक है, वर्क में कन्वर्ट करेगा। हमें मतलब मैकेनिकल वर्क चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना। हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए। अगर गाड़ी में पेट्रोल डलाया तो वो चलेगी, हमें वर्क मिल रहा है ना, डीजल डलाया तो चलेगी, है ना, स्टीम अगर दी है किसी इंजन को आपने तो वो चलेगा। तो हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए एक तरीके से, ठीक है बॉस। शकल वैसे ही बनानी है, बनाना वैसे ही चाहिए, बस ये चूंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज होने वाले इंजन है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कार्नोट इंजन, दे आर एक्चुअली में यूज होने वाले इंजन। तो इनकी जो एफिशिएंसी हो अब हमेशा वो लेस देन 1 होगी, बात खत्म। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब इस इंजन को मैं जितना भी खाना दूंगा वो सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा यार, है ना। कुछ ना कुछ खाना कहीं ना कहीं, कुछ उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमारी एग्जॉस्ट भी हो जाएगी, रिजेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना लॉजिक। यस, कम ऑन। सो हियर वी गो। एक फिर से सोर्स ले लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा रिजर्वायर, इसको हम मान के चलते हैं, जिसमें हम एनर्जी रखते हैं एट हाई टेम्परेचर। सो T1 बिल्कुल वैसे जैसे कार्नोट में आपने माना था, ठीक है ना। ओके सर, और यहां से हम हीट इंजन लेंगे, HE लिख दिया मैंने, ठीक है। आप धुरंधर खिलाड़ी हो, आप समझते रहेंगे बातों को मेरी, होले होले, है ना, बातों को मेरी होले होले। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, इसको सोर्स आप बोलेंगे, जहां से एनर्जी सप्लाई होती है वो सोर्स है, हाई टेम्परेचर है। एनर्जी ये सप्लाई करेगा तो उसको Q1 बोलेंगे, दिस इज सप्लाइड एनर्जी। ओके, जो भी आप इसको बोलो, जो एनर्जी इसको ऐड की गई है, सप्लाई की गई है, इनपुट है एक तरीके से। इंजन उसका यूज करेगा तो हमें आउटपुट में वर्क देगा, दिस इज घपलू, दैट इज वर्क आउटपुट। सो आउटपुट का नाम आप दे सकते हो। और ये एनर्जी रिजेक्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी ये एग्जॉस्ट कर देगा जिसका ये यूज नहीं कर पा रहा है, कुछ एनर्जी सिंक में एक रिजर्वायर मानते हैं, टेम्परेचर T2 लेंगे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है ना, इसका टेम्परेचर लो होता है, अभी समझाया था मैंने, दिस इज हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जो एनर्जी रिजेक्ट होगी दैट इज Q2, दिस इज रिजेक्टेड, है ना, या एग्जॉस्ट हीट,
आप समझ जाएंगे ना यार। तो सिंपल वही है सारा प्रोसेस, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो भाई, अब मेन इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी सर, ठीक है ना। तो Q1 सप्लाई की थी जिससे हमें कुछ वर्क डन मिल गया, कुछ ये एग्जॉस्ट हो गई, तो Q1 को हम लिख सकते हैं वर्क में कन्वर्ट हो गई प्लस Q2 में। तो अगर वर्क निकालना है तो दोस्तों हमेशा लिखोगे Q1 माइनस Q2। दिस फर्स्ट रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन? दिस इज हीट इंजन, तो HE लिखा था मैंने, कार्नोट इंजन पे CE लिखा था, दोनों में टोटली डिफरेंट है। कार्नोट इंजन इज ऑल अबाउट टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर रेंज, है ना। अगर उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, केवल एंड केवल फॉर्मूला आपने यूज करना है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालने के लिए 1 माइनस T2 बाई T1। T2 मतलब लो टेम्परेचर, T1 मतलब हाई टेम्परेचर। एक साथ बोल रहा हूं ना मैं, फटाफट समझते रहने का बॉस, ठीक है। तो यहां पे जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है निकालेंगे कैसे सर? बिल्कुल वैसे ही, आउटपुट में क्या मिला? वर्क डन, है ना, वर्क डन। इनपुट क्या दिया? ठीक है, हीट सप्लाइड की। पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर ऑफ द हीट इंजन, इसमें सारे के सारे एक्सप्रेशन यूज होने वाले हैं, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हो सर, ठीक है सर। और वर्क डन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो दूसरा हीट इंजन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होगा Q1 माइनस Q2 बाई Q1। अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, तो हीट इंजन का जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मेन इसका फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, हीट इंजन का फॉर्मूला हीट के टर्म्स में है। आप देख सकते हो, क्योंकि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ये हीट इसको सप्लाई की जा रही है ना Q1, ये कंप्लीटली इसमें बदली नहीं जा सकती, कन्वर्ट नहीं की जा सकती, यानी सारी की सारी हीट वर्क डन नहीं बना सकती, कुछ एग्जॉस्ट भी हो रही है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे Q2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी, अदरवाइज इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकली यूज, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज द एफिशिएंसी, कूल। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी ये है। अगर टेम्परेचर के टर्म्स में आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दिस इज 1 माइनस T2 बाई T1, बट ये एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट से कम होगी, ये तो बिल्कुल मान के चलो आप, ठीक है ना। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल करेंगे नॉर्मली। इसको मान लो इक्वेशन नंबर, देखो ये 1 है तो उसको 2 मान लो, मैंने स्टार लगा दिया, आप समझ जाएंगे, इस पे भी स्टार लगा दिया, आप समझ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है दोस्तों, वो हमेशा लेस देन होगी कार्नोट इंजन से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी का इंजन है, आइडियल इंजन है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी दुनिया के हर इंजन से ज्यादा होगी, बकवास मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन है, यही फॉर्मूला है, यही कंसेप्ट है, इन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। बस आपने ध्यान रखना है वर्क की, एनर्जी की यूनिट का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है यार, टेंशन नहीं रहने का। हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सब एहसास हो जाएगा, तो देख लो आप, बस इस पे फोकस करेंगे। Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है, नाउ यू कैन सी, नॉट नेवर बी इक्वल टू 1, है ना, ये कभी 1 नहीं हो सकता है। बस इतना आप याद रखें, दैट इज सफिशिएंट गाइज, नो प्रॉब्लम। मतलब 100% एफिशिएंसी हीट इंजन की कभी कभी नहीं हो सकती। वैसे मैंने बोला पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है 40% के आसपास मैंने आपको बोला है वो होती है, ठीक है। अब लास्ट का कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद न्यूमेरिकली करने हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, होले होले आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। रेफ्रिजरेटर है, इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। हीट पंप रेफ्रिजरेटर इजी है एकदम, रिवर्स हीट इंजन कहते हैं इसको, रिवर्स हीट इंजन। फिर एफिशिएंसी में और इसके जो भी कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है उसमें रिलेशनशिप देखेंगे, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, खत्म कहानी, फिर मजा नहीं आ जाएगा, ठीक है, मचा डालेंगे ना, यस। सो बॉस, दिस इज योर नाउ हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। देखो बॉस, ये कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है हाई टू लो। अगर इसको आप ध्यान से देखो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है। जो रेफ्रिजरेटर है इसमें क्या होता है, इसमें हीट जो होती है, हीट जो फ्लो हम करते हैं वो लो टेम्परेचर से करते हैं, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लेकिन जैसे कि सेकंड लॉ बोलता है भाई अपने आप तो नहीं होगा, हाँ हीट फ्लो हो जाएगी लो से हाई की तरफ टू हाई टेम्परेचर, बट अपने आप नहीं होगी, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल एफर्ट, हमें कुछ वर्क करने पड़ेंगे ऐसा करने के लिए, इसको पॉसिबल बनाने के लिए, समझ गए। तो देखो सेकंड लॉ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है, सिंपल, ओके। सो इसको हम रेफ्रिजरेटर को ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रिवर्स हीट इंजन है भाई। जैसे हीट इंजन काम कर रहा है उसका जस्ट रिवर्स कर दो, ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं, पहले मजा आएगा देखना, ऐसे ही बनाओ डायग्राम। कैसे सर, इंजन ऐसे ही रखो, बस यहाँ रेफ्रिजरेटर लिख दो, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ऐसे, और जो हीट इसको सप्लाई करी जा रही थी एज इट इज उसको रिवर्स कर दो। ये इसका टेम्परेचर था यहाँ पे T1 और ये हाई ही रहेगा, अभी भी हाई टेम्परेचर रहेगा, बट इस बार इसको हम सोर्स बोलते थे इंजन में, यहाँ पे इसको सराउंडिंग बोलते हैं, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग।
है ना। जैसे तुम्हारा घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है वो जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, अगर है ना उसके अंदर उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो बाहर उसको सेंड कर देता है, तो सराउंडिंग में उसको सप्लाई करता है, एक तरीके से सराउंडिंग मानेंगे हम। तो ये जो हीट इसमें एंटर कर रही थी Q1, अब ये वापस रिवर्स कर दो उसको, Q1 को डायरेक्शन चेंज कर दो, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, आपको कंसेप्ट अप्लाई करने में आसानी हो। तो रेफ्रिजरेटर अपने आप तो चलता नहीं, याद करो अपने घर का फ्रिज को आपको स्विच ऑन करना पड़ता है, यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल एनर्जी, वहां पे आप दे रहे हो, वहां पे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तब वो चल रहा है, तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो रिवर्स हो गया ना, देखो यहाँ वर्क मिल रहा था, यहाँ देना पड़ रहा है। सो दिस इज द वर्क, और ये इनपुट हो गया। जब तक इनपुट दोगे नहीं रेफ्रिजरेटर आपका चलेगा नहीं। वो करेगा क्या, देख लो, आ जाओ। ये जो आप सिंक यहाँ पे मानते थे, सिंक यानी एक ऐसा रिजर्वायर जिसमें टेम्परेचर लो होता है, ये है लो टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो आपने एप्पल रख दिया, आपने फूड रखे हैं, तो हमने फ्रिज के अंदर उसको क्यों रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो खराब ना हो, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, है ना, एक लोअर टेम्परेचर वो बना रहे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो इससे वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो Q2 यहाँ पे नीचे जा रही थी, अब ये Q2 इससे बाहर निकलेगी, तो ये है एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, और एक्सट्रैक्टेड, ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है। ये हमारा मेन पर्पज है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज हम घर में क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे तुमने यहाँ पे जो एप्पल रखा होगा और वो खराब ना हो, तुमने खाना है उसको 2 दिन बाद, ठीक है वो खराब ना हो, तो इससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा ये रेफ्रिजरेटर एनर्जी, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, तो ये सेफ मेंटेन रहेगा। इसलिए तो फ्रिज में ठंडी रहती है चीजें, वो खराब नहीं होती जल्दी से। तो हमारा मेन डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हम चाहते क्या है फ्रिज से, इस एनर्जी को निकालना। Q2 हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। और ये रेफ्रिजरेटर काम कब कर रहा है, ये देखो, लो टेम्परेचर से एनर्जी को लेके हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहा है, देखो लो से लेके हाई पे सप्लाई कर रहा है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सेकंड लॉ में बोला है ना, सेकंड लॉ में बोला, यानी क्लॉसियस स्टेटमेंट ने बोला कोल्ड से हॉट बॉडी पे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, बट उसमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो देखो कर दिया ना वर्क, रेफ्रिजरेटर को चलाया ना हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी ना हमने एक तरीके से, तो ये इनपुट का काम करेगा, और ये हमारे पास यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट है इसका, ये हम चाहते हैं, ये आपने इनपुट दिया। तो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस को डिसाइड करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पे यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम बोलते हैं COP, यानी बीटा से डिनोट करूंगा मैं इसको, किससे डिनोट करूंगा सर, बीटा, टेटा नॉट टेटा, बीटा, बीटा, यस इट्स बीटा, ठीक है। मतलब ये कितना परफॉर्मेंस दे रहा है आपको, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये उस चीज को से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी कूलिंग को मेंटेन कर रहा है, बेसिकली वो उसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है ना। Cool. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, बीटा को आप निकाल सकते हो दोस्तों, जो आपने उससे कराया, आपने क्या किया, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया, यानी जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है Q2, और डिवाइड में जो इनपुट आपने दिया दैट इज घपलू, बस सिंपली याद रखना है। और घपलू तो आपको पता ही है दोस्तों, वर्क ये दिया, इनपुट ये दिया, ठीक है। आप देखो इनपुट ये दिया और इसने एब्जॉर्ब की Q2, तो यहां पे जो Q1 है उसको हम लिख सकते हैं ये प्लस ये Q2 प्लस घपलू, तो घपलू यहां से निकाल लो अगेन, तो ये लिख सकते हो आप Q2 बाई घपलू आ जाएगा यहां से Q1 माइनस Q2, ठीक है। और इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हो, देखो Q2 एट T2 है और Q1 जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो T1 पे, तो Q2 की जगह आप T2 लिख सकते हो और इसकी जगह आप T1 माइनस T2 लिख सकते हो। भाई ये इसके फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आप याद रखें टेम्परेचर के टर्म्स में एंड ऑल, तो ये आप फॉर्मूले याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूज इनका कैसे करना है वो सब सिखाऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने का। पहले आप कंसेप्ट देख लो, सारी चीजें आपके सामने हैं रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। हाँ ये याद रखना, Q2 इज हीट एक्सट्रैक्ट जो की आपने एब्जॉर्ब किया, डिवाइड बाई इनपुट जो वर्क डन आपने दिया है इसको, वो आपने याद रखना है, ठीक है ना। सो बेसिकली रेफ्रिजरेटर का यूज क्या हो रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, हमने इसको सप्लाई करना है, रेफ्रिजरेटर का आप यूज कर रहे हो एक तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट यार, जितने भी चीजें हो सकती थी जिन पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हो, मैंने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करूंगा, उससे पहले एक बेहतरीन रिलेशनशिप आपको बताने वाला हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं, इन पे डिपेंडेंट, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है आपको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए सब जाके सॉल्व कर लेना, क्योंकि हर कैटेगरी क्वेश्चन में यार डिस्कस करने वाला हूँ। ओके रेडी स्टडी हो जाए,
अपना मिशन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ाने के लिए। ओके बॉस, ओके खुश लग रहे हो अब, ठीक है। हाँ, हमने बहुत थ्योरेटिकल बातें की है, बहुत कंसेप्चुअल बातें करी है, एक भी न्यूमेरिकल हमने बीच में टच नहीं करा है, लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा था कि सारे कंसेप्ट को पहले आप कंपेयर करना सीख जाओ तो आपको फील आएगा, फिर ठीक है आप फंसोगे नहीं क्वेश्चंस में, ऐसा मैं सोच रहा था यार, ठीक है कि नहीं आपके लिए। ओके सो जल्दी से एक छोटा सा रिलेशनशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिए जा सकते हैं, रिलेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यार, काय को छोड़ना, न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं ना, फिर टेंशन नहीं लेने का। देखो उसने बोला रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, वाह क्या बात है। बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड ईटा मतलब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ओके, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है सर। ओके, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मान सकते हैं आप, मान सकते हैं, यस। तो देखो हमने क्या किया, हमें पता है टेम्परेचर के टर्म्स में जो बीटा है हमने अभी अभी लिखा है, उसको कैसे लिखा था सर, T2 ओवर T1 माइनस T2। और याद रखना जो T1 है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है, जो T2 है वो लो टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है। और एफिशिएंसी को आप कैसे लिखते थे, याद करो 1 माइनस T2 बाय T1। कूल। तो हमें बीटा और ईटा में रिलेशन बनाना, तो देखो बीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे T2 है ना ऊपर, नीचे हमें बनाना है T2 बाई T1, तो यहाँ से T1 कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ T2 है तो इसके नीचे आ जाएगा T1। अब देखो इस पूरी वैल्यू की जगह आप ईटा लिख सकते हो, ठीक है। और ये बचेगा T2 बाई T1, तो यहां से अगर आप T2 बाई T1 निकाल लो, T2 बाई T1 तो कितना आएगा, इसको इधर लेके आओ तो 1 माइनस ईटा आएगा, ठीक है। तो आप बीटा को लिख सकते हो बॉस T2 बाई T1, इसको ऐसे लिख लिया मैंने T2 बाई T1, और नीचे आ गई एफिशिएंसी, और यहाँ पे T2 बाई T1 की जगह 1 माइनस एफिशिएंसी ओवर एफिशिएंसी। सो यू कैन राइट बीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस ईटा ओवर ईटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना हमेशा, भूल लिए वो नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये रिलेशन है एफिशिएंसी में और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट्स व्हाई आपको मैंने बता दिया है। इसका यूज अगर होगा तो आप मस्त तरीके से स्मार्टली यूज कर सकते हैं, अगर पूछा गया डायरेक्ट तो भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का टाइम आ चुका है, बहुत बातें हमने कर ली है, न्यूमेरिकल करने अब लाजमी है, वरना सबाना आजमी है, वरना आप नाराज हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे कि सर क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे सर, हम करेंगे ना बॉस, बढ़िया से लड़ेंगे ना क्वेश्चंस के साथ। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 1। जल्दी से आप देख लो उसमें क्या डेटा गिवन है, किस तरीके से आपने यूज करना है, ये सब सीखना है हमने यहाँ पे, ठीक है। हर तरीके का क्वेश्चन, हर कैटेगरी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से आपने देखना है, ध्यान से आपने समझना है, चीजों को बढ़िया तरीके से जो नोट करना है वो होती है इसमें गिवन डेटा, ओके। और उसका यूज करो, फिर कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है उसको देखो, कौन से इंजन की बात कर रहा है उसको समझो, कम ऑन रीड कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन, उसने बात करी है कार्नोट इंजन की, ध्यान से समझना, कार्नोट इंजन की बात कर रहा है, और इसके लिए एफिशिएंसी का एकमात्र फॉर्मूला जो आप यूज करते हो T2 बाई T1 बॉस, है कि नहीं। तो उसने पता क्या बोला है, उसने बोला एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 50% व्हेन द टेंपरेचर ऑफ आउटलेट इज 500 केल्विन। आउटलेट मतलब जहां पे हीट रिजेक्ट होती है, सिंक का टेंपरेचर दे दिया तुम्हें, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी इनिशियली दे रखी है 50%, मतलब 50 बाई 100, 1 माइनस T2 दे दिया आपको, इसमें T2 दिया आपको 500 केल्विन में दिया, अच्छी बात है, अगर डिग्री में होता तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते, तो ये दे दिया 500 बाई T1, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, 1 माइनस, आगे नहीं पढ़ रहे हैं, पहले देख लेते क्या मिलेगा हमें यहाँ से। तो अगर इसको देखो, इसको इधर लेके जाओ, 1 बाई 2 को इधर लेके जाओ, तो 500 बाई T1, 1 माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे 1 बाई 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो, देखो ना 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 केल्विन आ गया, 1000 केल्विन, ठीक है। 1000 केल्विन आ गया इनिशियल टेम्परेचर जो होगा, ये आउटलेट टेम्परेचर था, आउटलेट, ठीक है, टेम्परेचर था, मतलब ये लोअर टेम्परेचर था T2, लोअर टेम्परेचर, ठीक है। एक तरीके से आउटलेट मतलब जहां पे हीट सप्लाई की जा रही होगी, रिजेक्ट की जा रही होगी, तो ये लो टेम्परेचर वाला केस है, समझ गए आप। और जो आपने T1 निकाला ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जहां से हीट सप्लाई की जा रही है, सोर्स टेम्परेचर है। तो आप क्लियरली, वेरी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, उसने बोला इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 60%, हम चाहते हैं हमारी एफिशिएंसी 50 से 60% हो जाए, अच्छी बात है। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ इनटेक द सेम, जो इनटेक टेम्परेचर है, इनटेक का मतलब सोर्स का टेम्परेचर T1 सेम रखना है, और एफिशिएंसी को आपने कर दिया 60%, ठीक है, ठीक है जी। और T1 को सेम रखना है, T1 को एज इट इज 1000 केल्विन ही रखना है जो इनिशियल में था, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटलेट, अब बताओ नया टेम्परेचर क्या होगा आउटलेट का, इनिशियल था इतना, अब बताओ, तो T2 डैश निकालना है हमने, आउटलेट टेम्परेचर लेट्स सी इतना होगा, तो कर लेंगे ना यार। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है कार्नोट इंजन,
1 माइनस T2 बाई T1, T1 वही रखना है, T2 डैश हो गया, और एफिशिएंसी कर दो 60%, तो 60 बाई 100 इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश निकालना है, T1 है 1000, और ये आप कैंसिल कर दे इसको, ये 0 कैंसिल, 6 बचा 10 बचा, इसको 2 से कैंसिल करो, 3 आएगा, ये 5 आएगा, तो 3 बाई 5 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई 1000। सॉल्व कर लो यार, अब तो आप कर सकते हैं। तो T2 डैश बाई 1000 को इधर ले आओ, इसको 1 माइनस 3 बाई लिख सकता हूं मैं, इसको आएगा 2 बाई 5, तो आएगा T2 डैश बाई 1000, तो T2 डैश बॉस 2 इंटू 1000 बाई 5, ये आ गया 2, यानी 400 केल्विन। तो एफिशिएंसी बढ़ाई, मतलब आपका जो आउटलेट टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर और कम हो गया, इनिशियल 500 था तो एफिशिएंसी 50% थी, अब 400 है तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई। समझ गए लॉजिक? दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। टेंशन नहीं लेने का, हर टाइप का क्वेश्चन आप करके आने का, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट इस लेक्चर में, आपको पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है बॉस, मिलने वाला है बॉस, ठीक है बॉस। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी, और इसमें क्या डेटा गिवन है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, उसको कैसे हम यूज करने वाले, कर डालेंगे ना। कम ऑन, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत बातें आज मैं कर रहा हूँ वैसे आपसे ऑलरेडी। ओके, सो इसने बोला इन ए मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, भाई रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है भाई, तो याद रखियो भाई, तैयार हो जाओ भाई। द लो टेम्परेचर कॉइल्स आर एट टेम्परेचर ऑफ -23 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर की बात कर रहा है, और लो टेम्परेचर में T2 से डिनोट करते हैं, -23 डिग्री सेल्सियस दिया है, हमने केल्विन में बदलना है, -23 में 273 आपको ऐड करना पड़ेगा ना, तो T2 कितना आएगा, 250 केल्विन आएगा सर। भाई 23 कम हो गया ना यहाँ से, तो 250 केल्विन होगा लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के केस में। एंड द कंप्रेस्ड गैस इन द कंडेंसर हैज ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जब उसको कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और T1 लेंगे उसको तो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, हमने केल्विन में बदलना है, तो 273, तो आपका 300 केल्विन आ गया बॉस। तो हाई टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है, क्लियरली आप देख ले। द थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम बेटा लिखते हैं, तो याद करो जब टेम्परेचर हमें गिवन है तो हम लिखते थे T2 ओवर T1 माइनस T2, खत्म कहानी यार, कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। बीटा निकालो, T2 कितना है सर, 250 है, T1 कितना है सर, 300, 250 कितना लिखेंगे सर, 250 बाई क्या लिखेंगे सर, 5, नो 50 है ना, तो 300 माइनस 2, दिस इज कैंसिल, तो व्हाट इज दैट, 5, तो COP आ गया आपका 5। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। मोर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP ज्यादा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा, उतना ही बेटर रेफ्रिजरेटर आपका माना जा सकता है। समझ गए आप, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। आपको बस समझ में आना चाहिए, पढ़ के अप्लाई करके चीजों को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। आज ही करना, इसके जितने भी क्वेश्चन PYQs में आए होंगे हर टाइप के करना। फंसोगे तो मेरे से पूछना ना यार, ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा। जब आप क्वेश्चन जाके सॉल्व करोगे, आप फंसोगे, आप देखोगे कितनी कैटेगरी के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, तभी तो पता चलेगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट सर, कम ऑन। उसने बोला एन इंजन इज सपोज टू ऑपरेट बिटवीन 2 रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस। 2 रिजर्वायर है, एक का टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का है, जो हाई होगा उसको T1 मानना है, जो लो होगा उसको T2 मानना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का। 227 डिग्री सेल्सियस, तो ये 227 डिग्री सेल्सियस है, तो ये लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर है। चलो भाई ठीक है यार। द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ सच इंजन, ऐसे इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी आप किस फॉर्मूले से निकालते हैं? टेम्परेचर रेंज आपको गिवन है, ऑब्वियसली 1 माइनस T2 बाई T1, यानी जो कार्नोट इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है वही तो हो सकती है, उससे ज्यादा तो किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो नहीं पुट करो, 1 माइनस T2 कितना सर, 273 ऐड करो तो कितना आएगा सर, 2000 केल्विन। इसमें भी 273 ऐड करो, कितना आएगा 44500 केल्विन। सो ये आ गया 500 कम वाला और ये ज्यादा वाला, तो ये 1/2, तो ईटा आ गया 1/2। 1/2 का मतलब अगर परसेंटेज में दे रखा है क्या, नहीं ऐसे ही दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, दैट इज योर आंसर। परसेंटेज में होता तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 लिखेंगे ना, अगर परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 50%।
बट ऑप्शन में तो 1/2 है, तो दैट्स व्हाई। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि मैंने बोला हर टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लेंगे क्या है, क्या डिफरेंट चीजें हैं इसमें, किस तरीके से आपने क्रैक कर रहा है इसको। कम ऑन, उसने बोला बॉस एन आइडियल गैस हीट इंजन, आइडियल गैस हीट इंजन एब्जॉर्ब या ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट नॉट एब्जॉर्ब, है ना, ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल। ओह यस, कार्नोट साइकिल की बात कर रहा है बिटवीन 227 एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो 227 यानी ज्यादा है, T1 लेंगे, T2 लेंगे, ये है 227 डिग्री सेल्सियस और ये है 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आ जाएगा 273 ऐड करोगे तो 500 केल्विन और 273 ऐड करोगे तो 400 केल्विन। आप देख सकते हैं, बिल्कुल है सर, बढ़िया एकदम। तो ये आपने देख लिया, इट एब्जॉर्ब 6 × 10⁴ कैलोरीज ऑफ हीट, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब Q1 जो उसको सप्लाई की जा रही है 6 × 10⁴ इतनी कैलोरीज उसको सप्लाई की जा रही है। बहुत क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना यार, इंजन है, रेफ्रिजरेटर तो है नहीं, तो Q1 ही होगी जो एब्जॉर्ब करता है, जो रिजेक्ट करता है उसको Q2 बोलते हैं हम, ठीक है ना बॉस। एट हाई टेम्परेचर, वैसे भी उसने बोला हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, कितनी अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट वर्क। समझ गए, वर्क निकालना पड़ेगा बॉस। तो कैसे, देखो जब भी टेम्परेचर गिवन हो ना, तो आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें ये निकालना है, तो आप लिखेंगे एफिशिएंसी इंटू Q1, Q1 हमें गिवन है, ध्यान से समझो, एफिशिएंसी इंटू Q1 कितना है सर, ये रहा 6 × 10⁴ कैलोरी में, आंसर भी कैलोरी में, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कैलोरी आपको पता है 4.2 जूल के इक्वल होती है, ये आप सबको पता है, ठीक है कुल। तो हमें इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, हमें ईटा चाहिए एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन पे काम कर रहा है तो एफिशिएंसी तो निकाल ही लेंगे ना, 1 - T2/T1। तो क्या बात कर रहे हो यार, T2 कितना है सर, T2 है 400, ये कितना है सर 500, ये हो गया कैंसिल सर, बिल्कुल सर। ये बचेगा 1 - 4/5, दिस इज 5 - 4 दैट इज 1/5। ये आ गया आपकी एफिशिएंसी, इसको आप यहाँ पे पुट करें तो आपका वर्क आ जाएगा 1/5 × 6 × 10⁴। तो दोस्तों 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये इतनी कैलोरी वर्क आपको मिलेगा, मतलब इतनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो चुकी होगी। आप ध्यान से देख सकते हो 1.2 × 10⁴ कैलोरी, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। सिंपल प्रोसेस पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज दिमाग में होने चाहिए, कौन सी सिचुएशन यूज हो रही है ये पता होनी चाहिए, फिर कैसे नहीं क्वेश्चन होगा। क्या बात कर रहे हो आप, कैसे क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, ठीक है। ओके सो कूल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पे डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप आराम से मचा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बॉस, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है बॉस। ओके सो आज की कहानी मेरी जुबानी यहीं पे खत्म कर लेते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको करा दिए, आपको तरीका एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको डील करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। ओके तो आज ही कर लेना यार जाके, अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आज ही प्रैक्टिस करना, आज मतलब आज, समझ गए, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की चीज है जो आपके दिमाग में बैठी रहती है, आप टालते रहते हो चीजों को बॉस, वो नहीं करना है यार, देखा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर कैरियर। ओके तो बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट, वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे। तो आज ही ढूंढना सारे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट हमने अप्लाई कर लिए हैं बढ़िया तरीके से। और भी क्वेश्चन मैं करा था, बट आप खुद करें, आप फंसेंगे तो मेरे को बताएंगे, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि पेपर तो आपने देना है ना बॉस। ओके गाइस एंड ऑल द बेस्ट।